मेरी कहानी विवाह में भागीरथी सिन्हा और पुष्पा जी के साथ में आप सबके बीच में है। और हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन भागीरथी करेंगे। भागीरथी आप शुरू करें के बाद एक परिचय के साथ में, क्योंकि आज का जो ये मौजूद मुद्दा है, मौजूद जो विषय है, वह अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हम लोग मेरी दास्तां मेरी कहानी की बात करते हैं तो एक अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाले विषय और लोगों को सीखने का एक नया अनुभव मिलता है। आज हम इसी अनुभव को जानने के लिए, सीखने के लिए पुष्पा जी के साथ में आज हम आप सबके बीच में हैं। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो है, तो जितने लोग लाइव में जुड़े हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है, क्योंकि आज हम लोग पुष्पा जी की आपसी कहानी, उनकी दास्तां, उनके संघर्ष और उनके उठाए गए जो कदम है, साहसी कदम है, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो भागीरथी, हम चाहेंगे कि आप पुष्पा जी के परिचय के साथ में शुरुआत करें। सक्षम लाइव के आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भागीरथ सिन्हा। आज का जो कार्यक्रम है, मेरी दास्तां मेरी कहानी, और आज की इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज की जो हमारी मेहमान है वो पुष्पा जी हैं। और मैं पुष्पा जी के बारे में कहूँ तो पुष्पा जी की जीवन अत्यंत ही सादगीपूर्ण और बहुत ही मिलनसार है। 2002 से इन्होंने दिल्ली में अपना काम शुरू की। अगर हम बात करें उस दिल्ली की, उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र में, और दिल्ली की जो स्थितियां रही है, उन तमाम स्थितियों पर पुष्पा जी ने 2002 से पैनी दृष्टि डाली है। अगर हम बात करें कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं से लेकर आरटीआई एक्ट को आने तक, और उसे लोगों के बीच इम्प्लीमेंट की जो प्रोसेस है, उन तमाम चीज़ों से लेकर के लसबा के अंदर लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान, और साथ साथ दिल्ली में लैंड यूज और स्लम की जो हालात है, इन तमाम मुद्दों पर पुष्पा जी लगातार संघर्षशील रही है। और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्षों को करते हुए पुष्पा जी ने बहुत सारे सफलताएं हासिल की है। साथ ही साथ पुष्पा जी एक अच्छी कवित्री भी हैं और ये लिखती भी हैं, और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी दर्शकों के तरफ से हम पुष्पा जी का आज के कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो पुष्पा जी से हम आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कि पुष्पा जी, आप अपने पारिवारिक जीवन और घर परिवार के पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों से शुरुआत करेंगे आज के लिए। जी पुष्पा जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एक बहुत ही फाइनेंस कम्युनिटी हूँ, और मेरे फादर आईडी में थे और अभी रिटायर्ड हैं। और इसकी जगह मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ समय मैंने बचपन अपना उत्तराखंड की पहाड़ी में अपने गाँव में गुजारा है 7 साल। उसके बाद में क्योंकि शिक्षा का स्कोप वहाँ पर नहीं होने की वजह से हम लोग दिल्ली शहर में आए हैं, और दिल्ली शहर में अब इसके बाद से यहीं पर है। लगातार काम करने, पढ़ाई करने के साथ साथ कई सारे कोर्सेज करने, मास्टर्स करने के बाद लग रहा था कि कुछ एक अलग तरीके से काम करना है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने फैक्ट्रीज में काम किया, और वहाँ पर मैंने देखा बहुत शोषण होता है बच्चों का। फाइनली मैं एक फैशन डिजाइनर भी हूँ, तो मैंने इसके बाद मैंने एक्सपोर्ट हाउस में भी काम किया, जहाँ पर मैंने देखा कि महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा शोषण होता है। 18-18 घंटे काम करना, फिर वापस ये सब चीज मुझे सब सोचा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये सब मुझसे नहीं होगा। जबकि मैंने अपने प्रोफेशन चुना था। फाइनली मैंने उसको 15 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, और फिर मैं तलाश करने लगी कुछ और चीज। तो मैंने अंकुर नाम का ऑर्गेनाइजेशन
अंकुर नाम की संस्था थी जिसमें हम लोगों ने मैंने काफी लगभग 5 साल काम किया है और संस्थाओं के बारे में मेरा अपना एक सोच था कि संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं जिससे समाज में परिवर्तन हो सकता है। एक तो 5 साल के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ समझने और जानने की कोशिश की है, जिससे पता लगा कि बहुत सारी चीजें जमीन पे जिस तरीके से उतरनी चाहिए वो नहीं उतरती है। और 2007 में मुझे अंकुर ने प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि संस्थाओं का जो काम होता है प्रोजेक्ट बेस होता है, और प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उन लोग मुझे वहां से पुश आउट कर दिया। तो मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था कि सामाजिक काम करने के साथ साथ जो लोग उसमें काम करते हैं उनके भविष्य के बारे में या उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी आवाज उठाई थी कि एनजीओ वर्कर्स के बारे में। फाइनली उसके बाद हमने मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया और फिर मैं भलसवा में लोगों के साथ मिली और मैंने कहा कि हम लोग जिंदगी में जो सीखा है क्या हम उसको सबके साथ बांट सकते हैं क्या। तो वहाँ के लोगों के साथ मैंने एक ग्रुप बनाया, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया और उसके द्वारा 2008 से स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। और ये जो काम का जो एक पूरी यात्रा है 2002 से मेरी, तो वो एक बहुत सा कैंपुर में मैंने चाइल्ड राइट्स को लेकर काम करने की कोशिश हमने सीखा है और किशोरियों के साथ काम किया उनके पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर। फाइनली उसके बाद में अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने खासतौर से ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करना शुरू किया। और ह्यूमन राइट्स जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली के हाशिए में जो बस्तियां हैं, जो स्लम एरियाज हैं, जहाँ पे शहर का सबसे निचला तबका रहता है, और अक्सर हम सब देखते हैं कि उस बस्ती के पास से जब लोग निकलते हैं तो कई लोग तो नाक पे कपड़ा रख के निकल जाते हैं और कई लोग उस तरफ देखना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं उनके बारे में बहुत बहुत गलत धारणाएं होती हैं कि यहाँ पर जेब कतरे होते हैं और इस तरह की चीजें हमारे मतलब कोर्ट भी ऐसे कई बार इस तरह के स्टेटमेंट देती है। तो इससे बड़ा दुख लगता था। तो मैं जब इस चीज में गई तो मैंने देखा कि मैंने इस चीज को बहुत मैंने कम दिया है समाज को, मैंने समाज सीखा बहुत ज्यादा है, बच्चियों से बहुत ज्यादा सीखा है। तो जो ये चोर और जेब कतरे वाला जो उनका एक प्रोसेस मतलब एक ये जो बात की कही जाती है, तो उसको मैंने समझा कि जब मैंने भलसवा में 2002 से काम किया, जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जिसमें कुछ बच्चे आते थे। तो एक बच्चा था 8 साल का, उस बच्चे का नाम जिशान था। तो सुबह सुबह जब वो आया तो मैंने उससे बोला कि बेटा आपने नाश्ता किया? बोला कि नहीं, हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं मिला। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने एक बच्चा 8 साल का 3 दिन से भूखा है और वो कैसे चल रहा है, उसके घर में चूल्हा क्यों नहीं? पूछा तो पिता को काम नहीं मिल रहा है, माँ को काम नहीं मिल रहा है। तो फाइनली वो बच्चा और फिर उसका एक बड़ा भाई था, उन दोनों ने एक जगह क्या हो गया है। हेलो हेलो, हाँ जी, माइक पकड़ो। हेलो, आ रही है आवाज? तो फिर मेरे को मुझे ऐसे लगा कि उस बच्चे ने जब बोला 3 दिन तक मुझे हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, और जब उन्होंने 2 भाइयों ने मेहनत करी और शाम को 60 रुपया मिला और उन्हें चाय और मट्टी खाकर अपने भूख को मिटाया, तो फाइनली मैंने एक चीज को मतलब मेरा जो ये था कि समझ में आता है कि 3 दिन तक भूख को काबू करने के बाद अगर वो चाय और मट्टी बच्चे को नहीं मिलती तो बच्चा क्या करता? रोटी छीनता, और छीनने के बाद क्या करता? जो हैबिट बनती तो वो हम इसको कौन पनपा रहा है, ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, इन सारी चीजों को कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता है। तो मैंने ये समझा कि ये बहुत तरीके से जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हमारी सरकारें हैं, जो भी हैं, इन सब से कहीं ना कहीं हमको ये शिक्षा है कि ये स्थितियां उत्पन्न की जाती है, पैदा की जाती है, इस तरीके से सामने आती है। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया और सीखती गई, करती गई, और फाइनली 2007 से इंडिविजुअली कर रही हूँ चीजें। तो
हेलो जी। आपकी आवाज में दिक्कत है, इसलिए माइक को ऊपर करके ही बोलिए। अच्छा, तो मेरे को सिर्फ यही कहना है कि जब 2008 में हमने ये जब काम शुरू किया था और उस समय जब महिलाओं के साथ ये काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी क्योंकि इस काम से मैं अनभिज्ञ थी बिल्कुल, और मैंने लोगों के साथ में बस्ती में जाकर इन चीजों को खुद सीखा, समझा और इस चीज को लोगों के साथ ही आगे बढ़ाया। तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं दिया है और साथ साथ करती गई, सीखती गई। तो उस समय राशन की जब हमने कम्युनिटी के लोगों को ये बोला कि आप लोग एक चीज बताइए कि हमारे पास बैठने के लिए भी एक जगह नहीं थी कहीं पर, क्योंकि मेरे पास कोई संस्था नहीं है या मेरे पास कुछ उससे बैठने के लिए मटेरियल, एक चटाई तक नहीं है, कोई सेंटर बहुत दूर की बात होती है। तो हम क्या करते थे, गली से कहीं कागज का बड़ा टुकड़ा पड़ा है तो उसे बिछा कर उसमें बैठने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग काम कर सके, लोगों के साथ बात कर सके। तो इस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया। और उस समय जब लोगों की बहुत सारी समस्याएं आने लगी कि राशन का प्रॉब्लम है, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, और इसके अतिरिक्त बस्ती की अन्य समस्याएं जैसे ड्रग्स है और ये सारी चीजें वहाँ पर फैल रही है, बहुत सारी कुरीतियां हैं, महिला हिंसा, ये सारी चीजें जब बहुत सारी चीजें सामने आने लगी तो हमने एक ही चीज कहा कि देखिए इतने सारे इश्यूज पे हम एक साथ इकट्ठा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षमताओं के अनुसार काम करें जब से बेहतर होगा। तो हमें बोला कि सबसे पहले एक चीज बताएं कि हम किस इशू को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उससे हम काम स्टार्ट करते हैं। तो लोगों ने कहा कि हमको सबसे ज्यादा हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो भूख है, और जो राशन का जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो राशन का प्रॉब्लम है। हमको राशन की व्यवस्था से हमें अपना राशन कम से कम पूरा मिल जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय जो 3 रुपए किलो चावल मिलता है राशन पे, वो 18 रुपए किलो मिल रहा था उनको। और इसके साथ में आप 35 किलो अनाज जो राशन से मिलता था एक राशन कार्ड पे, उस राशन कार्ड पे उनको 15 या 20 किलो अनाज मिल रहा था, सारा काला बाजारी। और इसके अतिरिक्त जब पता चला कि एक ही व्यक्ति के नाम से 2-2 कार्ड बने, दूसरा कार्ड जो है राशन दुकानदार के पास रहता है और एक कार्ड लोगों के पास रहता, यानी कि डबल। दरअसल हुआ ये था कि 2002 में बीपीएल की योजना आई थी, हम सब जानते हैं कि बीपीएल कैटेगरीज को बनाया गया था। तो उस समय जो बीपीएल कैटेगरी में लोगों को बनाया गया था तो वो एक अच्छी बात थी, लेकिन फाइनली 2004 में एक और योजना आई, अंत्योदय योजना, जो AY जी। हाँ। तो उस अंत्योदय के अंदर में क्या करा राशन शॉप्स वालों ने, राशन दुकानदारों ने, उन्होंने उन्हीं बीपीएल कार्ड धारियों के नाम से AAY कार्ड बना लिया। अच्छा। अंत्योदय कार्ड बना लिया। हाँ, और वो सारे कार्ड राशन दुकानदार के पास में, क्योंकि वो अंत्योदय का भी राशन आ रहा है और बीपीएल का भी आ रहा है। बीपीएल में 15 से 20 किलो मिल रहा है, उसमें से भी आप 10 से 20 किलो खा रहे हैं, और फाइनली जो AAY का राशन आ रहा है वो तो आप पूरा खा ही रहे। तो ये पूरा भ्रष्टाचार, काला बाजार और पूरा ये चल रहा था। तो उस समय ये बड़ी चुनौती थी हमारे लिए कि हम इस पे कैसे काम करें। तो हमने उसको काम करने की कोशिश करी, बस्ती के लोगों के साथ में बातचीत करी और उसको राशन दुकानदारों के साथ बात करी। तो उनका ये कहना था हमारा कमीशन बहुत कम है, हम तो चोरी करते हैं, चोरी करेंगे, आपको जो करना कर लीजिए। हमने बोला कि चोरी करेंगे तो हम आपके खिलाफ जाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। बोले कि ठीक है, हम भलसवा, हाँ, बोले कि भलसवा के लोगों को पूरा कर देंगे, हम भलसवा के लोगों की तरफ से आपको कंप्लेंट नहीं आने देंगे। मैंने कहा अगर और लोग हमको बोलेंगे, जब भलसवा के लोगों से लोग सीखेंगे तो हम उनके लिए भी करेंगे। तो इस तरीके से हमने उनके साथ में काम करना स्टार्ट किया और ये काम शुरू हुआ। और इसके बाद बीच में आपको मालूम होगा कि एक बार 56 किलो राशन आ रहा था बीपीएल राशन कार्ड पे। तो उसमें लोगों को उन्होंने बताया नहीं, बिल्कुल चोरी, हाँ, वो बताया नहीं उन्होंने उनको, और चोरी उसपे सारा काम चलता रहा। तो हमें ये पता लगा, तो हमने लोगों से बात करी। तो फाइनली एक दिन हमको लगा कि ये इसको कुछ तो करना चाहिए। एक दिन बैठे, पूरा 531 लोगों का एक कंप्लेंट का पूरा बंच बनाया इतना, और कम्युनिटी में जाके लोगों से बात करी।
दूसरे दिन उसको रात को कंपाइल करके हम एसी के पास में पहुंचे, असिस्टेंट कमिश्नर के पास में पहुंचे, और असिस्टेंट कमिश्नर ने लेने से इनकार कर दिया, बोला ये तो एनजीओ का काम होता है। मैंने कहा सर हम एनजीओ नहीं है, आप जनता की प्रॉब्लम है, ले लीजिए। नहीं हम नहीं लेंगे इसको, पूरा पुलिंदे को डर गए, पर हमें लेना नहीं। ठीक है आप नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर आए, हमने इसको स्पीड पोस्ट कर दिया, तो लीजिए आप तो रिसीव करेंगे ही ना। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने रिसीव उसे कर लिया, और रिसीव करने के बाद में उन्होंने राशन स्टॉक वाले जितने भी हैं कि उनको बोला कि भाई देखिए हमारे पास कंप्लेंट पहुंच गई इतनी सारी, अब आप देख लीजिए राशन, लोगों को भी पता चल गया पूरा इतना राशन आ रहा है, उनको आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हंगामा होगा, और देंगे तो आप देख लीजिए कैसे करके तुम्हारे कुछ नहीं बचना। तो इसके बारे में भी बड़ा एक मेरे को बहुत कहते अजीब सा लग रहा है कि पूरे राशन वालों ने एक पूरा जो माफिया था, इन्होंने एक मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद बोले कि जो जड़ है ना इसको खत्म कर दिया जाए, यानी कि 3.5 लाख रुपए का एक फिरौती उन्होंने एक आसपास के दिया कि जो जड़ है इसे खत्म कर दीजिए और सब चीज ठीक हो जाएगा। तो ये बात कम्युनिटी के लोगों को पता लग गया कि जो राशन जहाँ पे मीटिंग होती है कम्युनिटी के लोग ही होते हैं जहाँ पर राशन भर रहे होते हैं, तो उनको पता चल गया। बोला कि हमको आप बात करनी है। मैं बोला क्या बात है? बोला है कि दीदी आप कल से ना यहाँ नहीं आएंगे और आपको अकेले बिल्कुल नहीं आना ऐसे। मैं बोला कुछ नहीं होगा भाई, नहीं आपको आना ही नहीं है। मैं पूरा 8 दिन तक मैं आती थी, लेकिन मैं घर में भी नहीं बताया, कि बताने का इसलिए नहीं बताते थे कि पेरेंट्स को पता चलेगा तो कहेंगे भाई नहीं जाना है, आपकी जान को खतरा है तो नहीं जाना है। तो मुझे लगा कि ये बताने की बात नहीं है, तो मैं घर से निकल जाती थी, तो रास्ते में जाके लोगों को वहीं से रास्ते से काम को करने की कोशिश करती थी। तो जब फिर बाद में लोग मुझे स्टैंड लेने आते थे, स्टैंड पे छोड़ने जाते थे। ये इसलिए होता है, मुझे लगता है कि जब आप क्वालिटी वर्क और लोगों को लगता है कि ये वर्क हमारे लिए हो रहा है, तो लोग आपके साथ आने लगते हैं। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं पुष्पा मैं जी। गई कम्युनिटी में, हमने वो एक क्या बड़ा होगा, हाँ, हाँ, कि ये जो राशन का मुद्दा था, राशन जी का कालाबाजारी और माफियाबाजी था, इन मुद्दों पर आपने जिस तरह से हाँ, जनता को पहले जगाया और उसके साथ काम करते हुए आपने प्रशासन को ठीक किया और तमाम राशन व्यवस्था की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को आपने लगाम लगाया। आपके जज्बे को सलाम है। सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके जज्बे को सैल्यूट करता है कि ये दिल्ली के उन गरीब लोगों के तमाम राशन को हड़प रहे थे, खा रहे थे, जिसका कि दिल्ली में बहुत ही मिनिमम आय पर अपना जीवन गुजार रहे थे। उनमें भी इस तरह से बहसीपन जो अधिकारियों का था और जो राशन बांटने वालों को लोगों का था, इस पर पुष्पा जी के ऊपर जो पर्सनली जो कहा गया कि भाई इनके पीछे लोग लगाया गया और इनके जड़ को खत्म करने के लिए, ऐसे मुश्किल हालात में भी पुष्पा जी पीछे नहीं हटी और डट कर के मुकाबला करते रही। और यही वजह है कि इस आज की जो हालात है वो वाकई मैं चूंकि दिल्ली में 24 साल से मैं देख रहा हूँ और दिल्ली में जो राशन की व्यवस्था थी, राशन बांटने का और लोगों को राशन देकर, ये पुष्पा जी वाकई जमीनी सच की बात कर रही है कि जिस पर कि इन्होंने काम करी है। तो ये तो राशन की बात हुई। सिर्फ राशन ही नहीं, अगर हम पुष्पा जी की जीवन की उदाहरण की बात करें, इनके कार्यों की बात करें, तो आपने जैसे कहा कि दिल्ली में ड्रग माफियाओं का जो रहा, खास करके आपका जहांगीरपुरी बलसबा डेयरी और ये तमाम एरिया जो ड्रग्स को लेकर के बदनाम रहा है, उनके बीच आपने किस तरह से कदम बढ़ाया और क्या-क्या आपको चुनौतियाँ मिली? उस संघर्ष के बारे में भी मैं चाहूँगा कि हमारी जनता को बताया जाए। मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स का और ये जो नशाखोरी का जो पूरा मसला है, ये जी, इससे शायद कोई भी स्लम्स और या रिसेटलमेंट अछूता नहीं है। सब में अच्छा ये जी, हो रहा है, लेकिन आवाज कहाँ उठती है, कहाँ उठती है कहाँ नहीं, ये ये एक मायने दूसरा रखता मसला है। हो सकता है। जी, तो भले हाँ, तो भलेसवा में हम लोगों ने इसको लेकर एसएसपी के साथ में मीटिंग करा कि हाँ, ये एरिया, क्योंकि बीट अफसर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं हुँ, और देखने के बाद में उनके सामने दिख रहा है और वो देख के चले जाते हैं।
तो हमने बहुत खुल के ओपनली बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करी, जिसमें पुलिस को किया और पुलिस अपने आप को बताने की कैसे तरीका करती है। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप हमको पर्टिकुलर नाम बताइए कि आप कौन सा व्यक्ति बेचता है। तो हमें जो लोग थे हम सिर्फ ये बोलते थे कि आपके बीट अफसर की यहाँ पर पूरी ड्यूटी रहती है, तो आपके सामने सब कुछ होता है, आप हमसे नाम क्यों जानना चाहते? क्योंकि वे लोग अपने आप से काम करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि एक हमने चिट्ठी लिखी, हमने एसएचओ से मीटिंग करी, एसएचओ को मीटिंग करी तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। काफी हमने हियरिंग, काफी सारी मीटिंग करी। उसके बाद हमने डीसीपी को सीधे हमने चैनल बाय चैनल कोशिश करी, डीसीपी को कहा। तो जब हम कंप्लेन करते तो 1-2 दिन के लिए वो वहीं से पीछे से उनको पहले ही ये बता दिया जाता कि आज हम लोग वहां पे आ रहे हैं और आप लोग गायब हो जाइएगा, आज यहाँ पे आज दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हलचल शुरू होने लगी। कई बार हमको ये भी मिलने लगा कि धमकियां भी मिलने लगी कि आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो आपको जान का खतरा हो जाएगा, आप इस पर छोड़ दीजिए। मतलब हमने कहा कि हम पब्लिक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो फाइनली हमने उसके बाद में सीधे चिट्ठी हमने कमिश्नर को भेजी, कमिश्नर के साथ मीटिंग करी, जॉइंट कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इन सबके साथ मीटिंग करी। तो उन्होंने, हमने कहा कि सर हमको सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कर दीजिए कि आप हमारे यहाँ एक पब्लिक हियरिंग में शामिल हो जाइए। तो हमने पब्लिक हियरिंग किया उसके लिए। उसमें डीसीपी हमारे एरिया की आई और आप यकीन माने कि शाम को 6 बजे मीटिंग था, रात को 8 बजे तक मीटिंग चला और बारिश हो रही थी, पूरी पब्लिक बैठी हुई है और अपनी बात को एक बिना डरे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला जिस मसले पे लोग बोलना नहीं चाहते, डर लगता है क्योंकि उनके बच्चे बहुत सारे वहाँ पे, क्योंकि बस्ती में ऐसा माहौल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत कम होता है, तो वहाँ उस लेवल पे वो सोच ही नहीं पाते कि वो, जो मैंने आपको सबसे पहले उदाहरण दिया कि जब रोटी नहीं मिलती, जब चीजें नहीं होती, तो किस तरीके से कहाँ से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनका कसूर नहीं होता है डायरेक्ट। तो मेरे को लगता है कि जब वो इन्वॉल्व हो ही गए, तो लेकिन जब वो हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ पुष्पा रही जी। है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा, हमने जब मीटिंग करा तो पूरा, आप यकीन नहीं करेंगे, डीसीपी ने पूरा एरिया में खुद अपना छापा मारी कोशिश की, जितने खोखे थे वो सब तोड़े गए, सारी चीजों को दोबारा, मतलब बहुत ज्यादा हमने इसको कंट्रोल किया। हालांकि जान का खतरा लेकर हमने सभी ये काम किया और हमने इसको कंट्रोल, वहां पे कम कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इस पे एक फाइनली क्या होता है कि ये एक ऐसा मसला है, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन में किसी की आवाजाही बंद होगी तो आप देखेंगे पूरी दिल्ली के एरिया में बंद होगी, लेकिन भाजपा के एरिया में ड्रग्स का फिर से मतलब फूट गया है और फिर से दोबारा चीजें चलने लगी है। अभी हम इस पे दोबारा से काम करने की कोशिश, क्योंकि ये चीज आप यकीन नहीं मानेंगे कि कम्युनिटी में ना, जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आप सिस्टम से लड़ रहे हैं, तब तक चीजें थोड़ी ठीक रहती है, उसके बाद फिर से बिगड़ जाती है, फिर से आपको दोबारा से काम करना पड़ता। तो उस समय पूरा का पूरा हमने इसको साफ कर दिया था। हाँ, अभी फिर से चीजें उठ रही हैं, तो हम उसको दोबारा से अभी डीसीपी और इनसे सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी बहुत सारी चीजें लोगों ने, क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं, तो इस मीटिंग में लोगों के अंदर में जो जोश था, जो लोगों के लीडरपन था, वो देखने लगता। लोगों ने पूरा खुल के बताया, डीसीपी और हैरान थी कि कैसे की ऐसी मीटिंग हमने नहीं देखी, जिस तरीके से लोग ओपनली बता रहे कि भाई यहाँ पे दिखता है, वहां पे दिखता है। तो डीसीपी ने पूरी फोर्स और ये सारी चीजें लगा के वहां पे चीजें हमारी कंट्रोल की। इस तरीके से हमने ड्रग्स पे काम करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये जो संघर्ष है इस तरह से कि केवल हमने जमीन, तो तभी तो आप कहते कि देखिए पुष्पा जी, हम लोगों को याद है कि जब हमने 1996-97 में दिल्ली में शुरू किया था काम को, तब और आज की हालात में जब आपने शुरू किया, आप देखते हैं कि बीच में सभी लोग या और सभी संस्थाएं जो है, जिस तरह से लोगों के बीच संवाद स्थापित करते हैं कि मैं फलाने के लिए काम करता हूँ,
मैं फलाने के लिए काम करता हूँ। लेकिन पुष्पा जी वही एक समय था, हम लोग जब ने शुरू किया था तब हम कहते थे के लिए नहीं करते हैं, साथ काम करते हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, चाहे वो हमारे रैग पिकर्स जी कम्युनिटी के साथी हों, चाहे सलम के साथी हो, चाहे जिस भी हालात में हाशिए पर जीवन जी रहे, वो तमाम लोग हमारे लोग हैं और हम उनके हर दुख में हर सुख में साथ खड़े होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं गर्व से कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं और हम उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर हम लड़ते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लड़ाई जो है समाज में जो जो पीड़ित पक्ष है या जो इस समस्या को झेल रहे हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल भागीरथ जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पुष्पा जी। जी का जो संघर्षमय जीवन रहा है और हम्म। जो अभी तक चर्चाएं की है, एक तो ये है कि पुष्पा जी आपके जीवन को किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम जो चाहो तो आसमां छू लो, बात कद की नहीं हौसले की है। तो आपके हौसले को सलाम है कि आपने जो है बहुत अच्छे ढंग से अपने किरदार को निभाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक किरदार के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ आप लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिल करके वो संघर्ष अंतिम व्यक्ति के नया जीवन देने के लिए काफी होता है। और साथ ही जो है जो माफियाओं का राज जो आपने बताया, तो चूंकि मैं भी हम लोगों ने भी जब शुरू किया था तो जहांगीरपुरी से शुरू किया था और बलसवा का क्षेत्र हम लोगों ने देखा है। और जिस तरह का जो माफिया की आप बात कर रहे हैं वो किसी से कम छिपी हुई नहीं है, लेकिन इस तरह माफिया राज को समाप्त करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, ये जो साहस किया है आपने, वह साहस आज के समय में पुलिस वालों पे भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जिस तरह जो साहस, जिस तरह का जो आपने एक तरह से एक पूरी संरचना रची है और पूरी हिम्मत के साथ में लोगों को एक साथ ले करके उनके मुद्दों के लिए, उन्हीं के बच्चों को भोजन के लिए आपने उनके लिए आवाज उठाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम रहा है। और इसको ध्यान पे रखते हुए हमें लगता है कि आपसे जो सीखने का मिल रहा है लोगों को, वह जो लोग देख रहे हैं वो सब सीखेंगे और जानेंगे। आज की डेट में अभी यूपी से हमारे साथ में एक साथी जुड़े हैं, मनोज भाई। मनोज भाई एक बहुत बड़ी संस्था है वो चला रहे हैं और वो लगातार आपके काम को सराह रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम पुष्पा जी कर रही हैं, और आपको सलाम भी किया है, उन लोगों ने नमस्ते किया है। साथ ही आज भी अभी भी जो प्रोटेक्शन का मुद्दा जिस आधार पे जो है आप कर रहे हैं, कि आप ये देखें कि आप यहाँ पे एक तो खाद्य का जो मुद्दा है, और वर्तमान में तो ये मुद्दा बेहद जरूरी है जब लॉकडाउन की बात है, और अभी भी लोगों का रोजगार छिन गया है, लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत लोग जो है जो जॉब कर रहे थे वो फुटपाथ पे आकर के बैठ गए हैं। तो इस स्थिति में अभी आप क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं किस तरह होना चाहिए? दूसरा जो है प्रोटेक्शन के मुद्दे पे, बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगी या क्या करना चाहेंगी? दो तीन चीजें हैं। ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरा आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से और चीजें हो रही हैं। तो बच्चे अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत सुरक्षित हैं, और बच्चों के साथ में जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है उस तरह के सिस्टम में अगर हम जाके देखते हैं तो बच्चों को स्कूल से कुछ नहीं मिल रहा है। और बच्चे जिस तरह के माहौल है, जब तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विकास की जो हमारे देश में रखी जाती है वो बेसिकली दिल्ली में जब हम दिल्ली के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और मॉल और ये सारी चीजों की बात की जा रही है। तो अगर जब तक एजुकेशन सिस्टम में एक अंतिम व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक ये जो ड्रग्स माफिया हो या फिर कुछ और चीजें वो खत्म होने वाली है नहीं। तो विकास बेसिकली दिमाग से होता है, मस्तिष्क से होता है। जब आपका शिक्षित हो जाता है दिमाग तो अपने आप ही बहुत सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। तो मुझे एक ऐसी चीज ये महसूस होती है। और आप क्या कह रहे थे, एक और चीज पूछ रहे थे ना मुझसे, क्या बोला था मैं भूल गई। हाँ, हम ये कह रहे थे प्रोटेक्शन के, बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगी?
क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के क्योंकि मैंने खास तौर से अभी फिलहाल में बच्चों के इश्यूज पे काम नहीं कर रही हूँ, और फिर भी मैं क्योंकि जिस बस्ती में काम करती हूँ ह्यूमन राइट्स को लेकर काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सब उस पर बात कर सकते हैं। बच्चे क्योंकि सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कहीं बच्चे हैं तो समुदाय के, स्लम्स के, ये सारे बच्चे सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। क्योंकि आप देखेंगे 12.5 स्क्वायर मीटर या 18 स्क्वायर मीटर, अगर झुग्गी देखेंगे तो वो तो 8 स्क्वायर मीटर की ही है। तो उनके अंदर में बच्चों का तो बचपन है ही नहीं। और मैंने देखा कि आपको मैं बताऊं कि इन सारी चीज़ों के लिए भलसवा में अभी हमारे यहाँ पे 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, इसमें अभी हम जब काम कर रहे थे, क्योंकि पूरा इतना सैनिटेशन की हालत इतना पुअर, इतना खराब है कि चारों ओर पानी भरा हुआ था, उसमें एक बच्चा डूब के ही मर गया। तो इसलिए मैंने बहुत बहुत इस तरीके से चीज़ें सोची, इसके लिए मैंने बहुत सारा कोशिश किया कि आपने शायद पीजीसी का नाम सुना है, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन, जन शिकायत आयोग, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का आवाज़ उठाई। आप यकीन मानेंगे कि हमारा सिस्टम क्या बोलता है? हमारा सिस्टम बोलता है कि आप बच्चों की सुरक्षा की बात करती हैं तो आप अपने लोगों को नहीं समझा सकती हैं, और हमारे सिस्टम को ये जाके सवाल करते हैं कि आप बच्चों की सुरक्षा की बात क्या करो। तो मैं बोला सर कि आप जिस तरीके से इस बड़े ओहदे पर बैठे हैं और आपके पास जिस तरीके से आपके घर मिलते हैं, जिस तरह के घरों में आप रहते हैं, आप एक दिन 12.5 स्क्वायर मीटर के अंदर कहाँ पे रहिए, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखते हैं या उन बच्चों को घर के अंदर कैसे कैद कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर या आसपास का जो माहौल है, सबसे पहले तो उस माहौल में कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को जहाँ जहाँ भी हमारी इस तरह की बस्तियां हैं, एक सुरक्षा का मोड में, क्योंकि ये सब होना, इसमें मेरे को कहना बहुत आसान होता है पर करना बहुत टफ होता है मुझे, क्योंकि एक बच्चा उठ जाता है, बच्चे मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला ही नहीं होता है। तो इसलिए मेरे को सिर्फ ऐसा लगता है कि आसपास के जो हमारा जो पुलिस व्यवस्था का सिस्टम है, स्कूल व्यवस्था है, जैसे स्कूल में हमने करा था कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी स्कूल बच्चे जाते हैं या बच्चे जब छुट्टी होती है तो वहाँ पे पीसीआर खड़ी हो, क्योंकि कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, बच्चों का किडनैप हो जाता है, वहाँ से बच्चों को उठा ले जाता है, लड़की के साथ खासतौर से मिसहैपनिंग होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत सारी ये करने की कोशिश की, पुलिस के साथ काफी सारी मीटिंग करी है। मीटिंग करने के साथ साथ में हमने उसको वहाँ पे पीसीआर अपने तरीके से खड़ी करी है। और माहौल ये है कि खास तौर से बच्चों के लिए, और मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ज्यादा मैंने इस पर काम किया नहीं है। तो मैं ये सिर्फ कह सकती कि जब तक हमारे जो आसपास, जैसे हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं, और उनका जब तक बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे कुछ आगे कर पाएंगे। और उनकी सुरक्षा, उनके पेरेंट्स का एजुकेट होना, समाज का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जी पुष्पा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी जो आपने चर्चा रखी है और उसमें बताया, ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। अब और ये जानना चाहूँगी कि अभी वर्तमान समय में आप क्या क्या कर रही हैं, लॉकडाउन में क्या किया? आपका क्या प्लानिंग है आगे का? ठीक है, मैं जी मिलकर बहुत अच्छे से कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कि तो हमने मैं काम करती हूँ वहाँ की औरतों के साथ सशक्तिकरण का कार्य करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, अब लॉकडाउन की बात में आती हो रही है, तो मैं कहना चाह रही थी जैसे कि भलसवा में बिना पढ़ने लिखने वाली जो महिला, जो निरक्षर महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ में उनको आरटीआई करना सिखाया, बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हाँ, तो वो महिलाएं, हमने सबसे पहले ये समझाना बहुत मुश्किल काम था कि राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, कैसे उससे, मतलब उनको जब समझा दिया तो आप यकीन करेंगे कि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग आरटीआई में काम करते हुए ऐसे काम करते हैं कि जैसे लाइए चलिए प्रॉब्लम है, 300 लोगों का ये काम नहीं हो, चलिए एक एक व्यक्ति को चलो पुष्पा के नाम से आरटीआई फाइल करके सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेते। बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा कि होलसेल जो भी लोग हैं, 300 लोग हैं तो 300 लोग ही आरटीआई डालना सीखें, क्योंकि हो सकता है कल मैं ना हूँ और 300 लोग आरटीआई डालना सीख जाए तो कल को अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो ये जो काम किया था, ये सब गजब का काम था। इससे जो एम्पावरमेंट वहाँ पर आई है ना, सबसे गजब की, क्योंकि
क्योंकि आज वहाँ पे जो महिलाएं हैं ना, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है वो खुद ही उनसे निपटती थी। सबसे बड़ी चीज, तो अच्छी बात यही है। और रही अब ये लॉकडाउन जैसे ही हुआ है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा तंगी हुई। जैसे जो सिस्टम हमने दुरुस्त किया था, जैसे पीने का पानी तक इन्होंने बंद कर दिया वहां पर। खाने का तो व्यवस्था, जो राशन है वो राशन की व्यवस्था में ठीक है, लेकिन हमने कुछ साझा मंच के साथ मिलकर, कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर, जो लोगों का राशन नहीं मिल रहा, जिन लोगों को खाने की बहुत दिक्कत थी उस समय, उनके लिए राशन की व्यवस्था करी। और साथ में अभी जो पानी वहाँ पे, सबसे बड़ा कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो पानी ही नहीं रखा उन्होंने, पानी बंद कर दिया बिल्कुल वहाँ पे लोगों का। जैसे हाँ, जैसे मैं गई तो बोला दीदी आपके जाने का पानी बंद हो गया। मैं बोली आप लोग को सीखना, तो आप बात कीजिए जाने, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में जाने का वो हो ही नहीं, लोगों का रास्ते ही बंद होते लॉकडाउन में। तो फाइनली अभी हमने लिखनी शुरू करी है, दोबारा से चीजें शुरू करी है अभी। अब पानी का दोबारा से व्यवस्था कर दी है। अभी आज ही बल्कि मैं आपको बता रही थी दिन में कि हमारा अभी दिल्ली जल बोर्ड के साथ पूरा का एक हमने वो किया है, विजिट करा है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए ना आप, कितनी बड़ी विडम्बना है देश की। हमको बार बार उदाहरण दिया जाता है द्वारिका में हम पानी नहीं दे पा रहे। दिल्ली जल बोर्ड बोला द्वारिका में हम पानी नहीं दे पा रहे, और हम भलसवा को कैसे दे सकते हैं पानी? मतलब भलसवा के लोग इतने खराब हैं कि आप उनको पानी नहीं दे सकते, द्वारिका में पहले जरूरी है। हमने बोला कि सर द्वारिका आपने डीडीए की कॉलोनी है, और वहाँ पर जो लोग जाते हैं, इच्छुक लोग जाते हैं, अपने मन से जाते हैं, और तो वो अफोर्डेबल होते हैं, पानी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता है पानी नहीं है, तब भी जा रहे हैं। लेकिन भलसवा तो रीसेटलमेंट है सर, आपने बताया है, यहाँ के लोग अफोर्डेबल नहीं है, यहाँ पे रोज कमाना रोज खाना है, यहाँ पानी कम से कम दे दीजिए। पानी का भी पूरा आज ही हमने 78 टैंकर्स का आज पूरा कंप्लीट आउट करके लोगों बात की है, तब उसमें से कुछ टैंकर सब कंटिन्यू शुरू हो गए हैं। राशन व्यवस्था के लिए भी अभी हमने काफी सारा काम किया, लोगों को राशन दिया था। और इसके अलावा लोगों को बीच बीच में हमने यहीं से जागरूक किया, लोगों ने अपने घरों से, जैसे सैनिटेशन का लोग भी बंद होते, लोग घर से ही, क्योंकि इतने जागरूक थे, उनको हेल्पलाइन नंबर दे दो, तो अपने कम्युनिटी में घर से कॉल कीजिए और अधिकारी को बुलाइए। तो जो जो हेल्प हो सकती थी हमने लॉकडाउन में उस तरीके से उनके साथ काम करने की कोशिश करी। और अभी लोग दोबारा से एक्टिवली काम करने शुरू लगे हैं, अफसरों में जाना शुरू कर दिए हैं, तो ये सारी चीजें अभी सामान्य दोबारा से होने लगी हैं। अच्छा जी पुष्पा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप 300 से ज्यादा लोगों को आरटीआई सूचना का अधिकार एप्लीकेशन लिखने के लिए और उसे अधिकारियों के पास भेजने के लिए, और किस तरह से अपना सूचना जो है प्राप्त करते हैं, उसके बारे में लोगों को आप जागरूक करके और उनको अपनी सूचना एकत्र करने के लिए खुद तैयार कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई जो सूचना का अधिकार है, ये भी अपने आप में बहुत ही टफ सवाल है, पेचीदा सवाल है कि किस तरह से और कौन कौन सी चुनौतियां आज के संदर्भ में आपको देखने को मिल रही है सूचना के अधिकार के जो प्राप्त करने में। सूचना के अधिकार में अभी तो बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई हैं, जिससे लोगों को पूरी सूचना ही नहीं मिल रही है, और जिसको मना कर देते तो सूचना है ही नहीं। तो हम तो लोगों से ये बात कहते हैं कि अगर डिपार्टमेंट से आपको अगर ये लिखा हुआ मिलता है कि सूचना है ही नहीं, तो आप एफिडेविट में मांगिए। सूचना उस पर नहीं, कागज पे नहीं, बोले कि आप एफिडेविट में लिख के दीजिए कि ये सूचना हमारे पास में नहीं है, हम किसी और तरीके से कहीं से निकाल सके जिससे उसको चैलेंज किया जा सके। बेसिकली एक चीज तो ये बड़ी चीज होती है। और दूसरी चीज ये है कि सूचना का अधिकार में आप यकीन करेंगे, जब एक कबाड़ा चुनने वाली महिला जब आरटीआई फाइल करती है, जिसे हिंदी बोलना भी नहीं आता है, बांग्ला बोलती है। अब मैं इस तरह की महिलाओं की बात कर रही हूँ, उन महिलाओं को हमने आरटीआई सिखाना जब शुरू किया, तो आप यकीन करेंगे वो इतनी इंटरेस्टिंग मतलब पूरी गतिविधि थी, और जिसमें लोगों को इतना आनंद भी आया था सीखने में, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे सोचिए ना कि हजारों चिट्ठियां लिख ली तो किसी का रिप्लाई आपके पास कभी नहीं आता है लौट। अगर आरटीआई फाइल करने 30 दिन के अंदर आपके पास चिट्ठी आ जाती है, तो उनके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट था। सब आप जितनी मतलब 300 औरतें कम नहीं होती है, जब आरटीआई का रिप्लाई आ रहा था ना, कतार से दीदी आज मेरी चिट्ठी आ गई, मेरी चिट्ठी आ गई, इतना मतलब उनको एक्साइटमेंट था उसको जानने की और उसके आगे काम करने की। तो
आप यकीन नहीं करेंगे 300 में से लगभग, जैसे हमने ये आरटीआई इसलिए फाइल करी थी कि 2009 में राशन कार्ड का रिन्यूअल होना था, और आपको मालूम है जब कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था उस समय दिल्ली के 1,70,000 कार्डों को एक झटके में कैंसिल कर दिया था। कैंसिल कर दिया था, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ, उस समय भलसबाग में भी कार्ड कैंसिल हो गए, तो हमने कहा कि हमको कम से कम ये नहीं पता चला, कम से कम ये तो पता चल सकता है कि हमारा राशन कार्ड कैंसिल करने का क्या रीजन था। तो तब आरटीआई फाइल करी, तो रीजन जानने के लिए तो सारे लोग इस चीज के लिए एग्री हो गए कि हाँ जी हमको जानने की जरूरत है। और जैसे आरटीआई फाइल करी ना, एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है मैंने उससे, आप कभी चाहेंगे तो मैं आपको वो भेज करूंगी पता। तो उसने वो आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, 20% तो एक रात में जो राशन कार्ड बने हुए थे, क्योंकि काला बाजारी चल रहा था, आप राशन कार्ड लेने आएंगे तो आपसे 1,000 रुपया वसूला जाएगा, तब आपको राशन कार्ड दिया जाएगा। तो वो जो 20% कार्ड, हाँ, और जो 20% कार्ड थे वो सीधे रात को लोगों के डोर के अंदर डाल दिए। सुबह उठ के लोग दरवाजा खोल रहे, नीचे से राशन कार्ड निकल रहा है। तो इसमें मतलब खौफ था आरटीआई का उस समय। तो बहुत ही मैं इसलिए कहता 20% लोगों का तो ऐसे ही, मतलब 10-20% तो लोगों के घर के अंदर राशन कार्ड दी, हमारा राशन कार्ड आ गया, हमारा राशन कार्ड आ गया। इतना हैप्पीनेस उनके अंदर, इतना खुशी उनके अंदर में थी। और उसके बाद जो और कुछ लोगों का था, हम जिन लोगों की आरटीआई थी, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं काम कर रहे थे, कुछ लोगों का वैसे राशन कार्ड बन गया। और 10% महिलाएं भलसवा से वही चप्पल चट्टा के फटी हुई साड़ी पहनकर सीधे जाके कमीशन के ऑफिस में जाके बैठ के अपनी हेयरिंग में खुद बैठती और कमीशन देख के हैरान। और कमीशन के ऑफिस से ऑर्डर लेकर आप यकीन करेंगे उनको 1 साल कुछ महीना लगा पूरा प्रोसेस, लेकिन हटी नहीं पीछे, अपना राशन कार्ड निकाल के माने, और अपना राशन कार्ड निकाल के दे आप। हाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ने जो बोरों में उनके फॉर्म्स भर के रखा के रहते ना, पूरी डिपार्टमेंट लग गया, कम से कम 10-10 लोग पूरे बोरे छान मारे उनके आवेदन ढूंढने के लिए कहाँ गया। उसको चैलेंज कर दिया, क्योंकि आप कह रहे कि हाँ पूरा मतलब एक पूरा मजेदार था ये पूरा कहानी, जब महिलाओं ने जब सारा चीज किया। और आज की डेट में भी हमको बहुत सारी, जैसे कि मैं अभी आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अभी उत्तराखंड में काम कर रही हूँ, वहां पर क्या है कि गांव में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है, आप सब जानते हैं। तो उत्तराखंड के गांव में हमने क्या करा कि पिछले 5 साल के जो प्रधान ने जो काम किया, हमने कहा हमको बता दीजिए, हमने 4-5 आरटीआई फाइल कर दी। तो उसका रिप्लाई ठीक से नहीं आ रहा था और हम डॉक्यूमेंट भी मांग लिए। तो हमने कहा कि अब हम फर्स्ट अपील में चले गए, उनके अल्मोड़ा पहुंचे, उनके विकास भवन में, जहाँ पे आरटीआई का हियरिंग था। जब सीडीओ साहब के आगे बैठे हम लोग, तो बोले कि अरे मैडम, आरटीआई में इंस्पेक्शन कहाँ होता है? हमने बोला कि सर ये एक बुक है, इस बुक में तो लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, काम और कृति, कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, इसका मतलब हम इससे ज्यादा तो जानते नहीं, शायद आप ज्यादा जानते हो। अच्छा मैडम, हमने तो आज तक ये पढ़ा नहीं। चलिए, मैंने कहा सर आप देख लिया तो आप ऑर्डर कर दीजिए। तो इंस्पेक्शन, स्पेशली इंस्पेक्शन करवाया, और उस पर जो अधिकारियों ने पूरा एक वो, और क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि कम से कम गांव की तरफ अधिकारियों का ध्यान आ जाए कि भाई हाँ, इस गांव में कुछ हुआ नहीं है। फाइनली उस काम के बाद जो हुआ, अधिकारी सब हाथ जोड़े बोले कि पीछे वाले काम पे मत जाइए मैडम, आप एक काम करेंगे, हम 1.5 करके देंगे, प्लीज आप इस काम को आगे बढ़ाइए, आप पीछे मत देखिए। अरे सर, हम तो इससे पूरा करेंगे, आगे का भी करेंगे, पीछे भी करेंगे। तो फाइनली आरटीआई एक ऐसा टूल है कि क्योंकि अधिकारी इसलिए तो देखते हैं, उससे बदे में आपको 30 दिन के अंदर को रिप्लाई करना है। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, उनके एटीआर पे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, उनको जुर्माना लग सकता है, ये सारी चीजों से वो डरते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आरटीआई आप बहुत ही इफेक्टिव है जब हम सोशल फील्ड में काम करते हैं। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमने जिन इश्यूज पे हम काम करते हैं, सिंपल सी जब वो चीज काम आपको लगता है कि अभी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो फाइनली वहीं पर आप उसका आरटीआई उपयोग करो। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने 50 चिट्ठियां भेज दी, अब नहीं कोई हमारा काम उसमें फल रहा है, तो हमने 50 चिट्ठियों के डायरी नंबर्स निकाले और उसको एक आरटीआई फॉर्म में फिक्स करा कि डायरी नंबर से आपने क्या क्या काम करा, ये बता दीजिएगा। तो फाइनली वो सारी चीजें हम उस तरीके से काम करने का कोशिश करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल कभी नहीं रहा है कि हम
मतलब अनदर कोई भी ऐसी आरटीआई इंफॉर्मेशन निकाले, फाइनली हमको वही इंफॉर्मेशन निकाले जो कम्युनिटी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, नीडी होती है, जिससे उनका कुछ काम होता है। जैसे हमने राशन कार्ड वाला बताया कि, और आप इसके अतिरिक्त आप यकीन नहीं करेंगे, जब दिल्ली के बहुत आपने देखा होगा ना कि वाटर एटीएम साबदा घेवरा में लग गया था, हाँ हाँ विलंबी किला में वाटर एटीएम। हाँ, जी तो आप सोचिए ना, कम्युनिटी में आप वाटर एटीएम से पानी पहुंचाएंगे तो कितना पानी पहुंचेगा, जिसमें आप 30 पैसे लीटर पानी दे रहे हैं, तो कितना आप एक आदमी आप सोच लीजिए 6 बॉटल पानी पिए, 6 लीटर पानी लेगा, 1 रुपया 80 रुपया, मतलब एक रुपया 80 पैसे का हो गया, लगभग 2 रुपया मान लीजिए। तो पूरे जी परिवार का कितना लगा, 5 फैमिली है, 2 रुपये 10 रुपए का पानी, और पर हम महीने 300 रुपए का सिर्फ पीने का पानी है। और हम कह रहे दिल्ली जल बोर्ड से हमें कनेक्शन दे दीजिए, 300 रुपए से भी कम हमारा बिल आएगा, हम सारे काम हाँ, कर डालेंगे। सिंपल सी बात है, उतना पैसा आप ना? हमसे बिल में ले लीजिए, हाँ राइट है। हाँ, आपको कैलकुलेट करके हमें बता, हाँ, जैसे कि कैलकुलेट करके, जैसे परसों भी हियरिंग पे हम बोल रहे कि भाई हम आपको पानी नहीं दे सकते, हम टैंकर से पहुंचा देंगे। मैंने कहा सर देखिए सोच लीजिए, मैंने आज से 5 साल पहले एक आरटीआई फाइल करी थी, उसमें ये बताया था कि जब आपका एक टैंकर पे जो खर्चा आ रहा है उस समय 800 रुपया था, अब वो बढ़ के 1000 रुपया हो गया होगा। तो आप हमारे कम्युनिटी में मान लीजिए 78 टैंकर भेज रहे हैं, तो 78,000 का टैंकर एक हफ्ते का हो गया। उसको कैलकुलेट कर दो महीने से और साल से कर दीजिए, उसमें तो पूरा व्यवस्था हो जाती है पानी की। क्यों इतना पैसा खराब कर रही है सरकार? ये इसमें क्योंकि काला बाजारी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए आप इसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरीके की चीजों को, और फिर भलेसवा में जैसे ये नंबर आया ना कि आप यहाँ पर भी वाटर एटीएम लगाया जाएगा, पानी पानी चिल्ला रहे हैं लोग, तो महिलाएं बहुत जागरूक है, हमने सब चीज बता दी थी। वाटर एटीएम से ये कैलकुलेशन है, या आपको देखना है, या वाटर एटीएम लगाना है, या कि आपको कनेक्शन से पानी लेके आना है। तो फाइनली वो जैसे ही कम्युनिटी के अंदर सर्वे करने के लिए वाटर एटीएम वाले पहुंचे, औरतों ने वही उनको गिरबान पकड़ लिया, बोला निकल जाओ हमारी बस्ती से, हम आपको घुसने नहीं देंगे, हमें नहीं चाहिए आपको वाटर एटीएम, हमें पानी चाहिए, कनेक्शन से चाहिए, हमें वाटर एटीएम। हमने अपने कम्युनिटी में लगने दिया, और आप देख रहे हैं, और हमने उनको चिट्ठी लिख रहे थे लगातार इस चीज के लिए कि आप जो वाटर एटीएम है इसको पब्लिक प्लेस में लगाइए, रेलवे स्टेशन पे लगाइए ना, जहां पर आपको 20 रुपए का एक बॉटल मिलता है, वहां पर अगर आपको 1 रुपए का भी बॉटल मिलता है तो कितना सस्ता मिलता है ना, कितना लोग राहत और मिलेगा। वो ज्यादा आप, कारगर है, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो इसलिए अब आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है, बस्तियों में नहीं है वाटर एटीएम का सिस्टम, इन्होंने खत्म कर दिया। नहीं पुष्पा अब जी, आप कुछ देख रहे होंगे बस्तियों में है भी। वो पहले से लग गया है सर, वो हाँ हाँ मैं हाँ आपको बताऊं, पहले लगा लिया। हमको जब पता चलता है ना, जब तक चीजें हम तक पता लगती है, तो हम बोलते हैं कि हम उसको विफल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अगर एक बस्ती में भी हमने उसको नकार दिया ना, तो पूरी जो आपका काम है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, राशन में आपने कैश ट्रांसफर का नाम सुना होगा, हाँ राशन के बदले पैसे वाली योजना सुनी होगी, है जी ना? भी 600 रुपया वाला जो बात चल रही थी। 600 रुपये तो बाद में आया, उससे पहले 1000 रुपया देंगे बीपीएल कार्ड धारियों को, जो योजना चल हाँ, रही तो थी। ये शीला जी के समय में मुख्यमंत्री जब दिल्ली की थी, शीला जी, हाँ, तभी तो तो ये उस कैश समय वाला मामला चला था। वो हारून यूसुफ साहब थे खाद्य हाँ, मंत्री, और शीला खाद्य दीक्षित जी को मंत्री, बोला हमारा कांग्रेस सपना की है समय की बात है ये। हाँ, हम इसको अपनी जमीन पे उतार के रखेंगे। हमने बोला कि हम भी यहाँ इस पे काम कर। तो दिल्ली में एक ना राइट टू फूड कैंपेन चलता है, उसके तहत में 5000 लोगों का लगभग सर्वे हुआ, उसमें 95% लोगों ने कहा कि हमको राशन चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो हमने पकड़ लिया। तब एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पे रघुवीर नगर में, तो रघुवीर नगर में तो हमको उन्होंने बताया नहीं कि क्या चल रहा है वहाँ पे, तो हमने आरटीआई फाइल करी। तो आरटीआई फाइल करके हमने कहा कि जिन लोगों पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उनका हमको एड्रेस बताया जाए। तो हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट आ गई, और हमने 100 लिस्ट पे जाकर हमने वहाँ पे कोशिश करा चेक करने की। तो आप हेलो, उनको बीपीएल कार्ड दिया हुआ था, और वो कभी राशन की शॉप पे गए नहीं, उनके लिए तो 1000 रुपये अच्छा था। तो हमने कहा ये बड़ी अजीब सी कहानी है। उसके बाद हमने उस पर एक ही काम किया, उस पर एक काम ये किया कि हमने कहा कि ठीक है आपको 1000 रुपये बहुत बड़ी सकते हैं, लेकिन हमने बोला कि 100 लोगों पे पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं आप साल के लिए, 1 साल के लिए, और 1 साल में 100 लोगों को 12 लाख रुपया। आरटीआई की इंफॉर्मेशन बता रही हूँ भाई, आपको सुनिएगा। 100 लोगों को
1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देना था और साल में 12 लाख रुपया बंटना था और 12 लाख रुपया बांटने के लिए 14 लाख रुपए का खर्चा था। वाह, 12 लाख हम बचना हैरान और थे कि 14 लाख रुपया का खर्च था। ये लूट और ये हमको लगा भ्रष्टाचार की जड़। तो ये जो सामने आया ना, तो हमने बोला इसको तो हम फुलफिल होने नहीं देंगे, किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, रघुवीर नगर का पायलट प्रोजेक्ट नहीं मानते तो हम एक काम करते हैं, 2 पायलट प्रोजेक्ट और करते हैं। एक जहांगीरपुरी को चुना, दूसरा संगम विहार को। मैं दिल्ली की बहुत सारी संस्थाओं पे गई, लेकिन हमें उनका नाम नहीं लेना चाहती। मैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे भी गई कि आप आइए, इसमें मदद कीजिए और ये जनता का इश्यू है। किसी ने सामने आने की कोशिश नहीं करी, कोई भी आगे नहीं आया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जहांगीरपुरी हमारा एरिया है, हम वहाँ से इसको अप्रोच करेंगे, पूरी दिल्ली से हटा देंगे। ये हमारा काम करने का एक्सपीरियंस है। तो हमने जहांगीरपुरी में शुरू करा। 26 अप्रैल को एक मीटिंग थी दिल्ली सरकार की, सॉरी फूड एंड सप्लाई की जहांगीरपुरी में। एक संस्था है, संस्था का नाम नहीं लूंगी, उस संस्था ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे उन्होंने, हमको पता चला आज शाम को 5 बजे, कल सुबह 10 बजे मीटिंग है। लोगों को ये बताया जा रहा था कि आप 1000 रुपए ले लीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा, तो आप मनपसंद का राशन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं रात को 8 बजे कम्युनिटी पहुंची और मैंने लोगों से बात करी। मैंने कहा देख लीजिए, मैंने उनको, हम कभी भी लोगों से ऊपर कोई चीज थोपते नहीं है कि आपको ये करना है। हम उनके पास विकल्प छोड़ते हैं, ये ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा, आपको क्या करना है आपको तय करना है। तो हम लोगों को ये बता के वहां से वापस आ गए और मैंने बोला कि ठीक है मैम, हम सुबह बैठ के सब इसको अपोज करेंगे। तो रात को 2:30-3 बजे तक बैठकर मैंने आइवरी सीट पे पूरा प्ले कार्ड्स बनाए। हमको पैसा नहीं, राशन चाहिए, खूब मतलब कम से कम 100-150 तो बना के कल सुबह सारी, और वो हमने इसको रोल करा और महिलाओं के पल्लू पे बांध के कम्युनिटी हॉल के अंदर भेज दिया। अब सब जब ज्यादा होगा तो आप सब इसको खोल दीजिएगा, ज्यादा नहीं कुछ करना है। तो वहां पर, और हम क्योंकि कमिश्नर साहब हमें जानते थे, हम तो पल्ला ढक के पीछे चुपचाप से बैठ गए। और उसके बाद में जैसे ही वहां पे यूएनडीपी लोग थे, उन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया, देखिए आप कहते हैं राशन में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, काला बाजारी हो रही है, तो हम इससे ठीक करने के लिए आपको 1000 रुपया देंगे, जिससे आप बॉर्नवीटा खरीद सकते हो, दूध खरीद सकते हो, अंडा खरीद सकते हो, मनपसंद दुकान से राशन खरीद सकते हो। औरतों ने कहा कि इसमें 1000 रुपए में इतना कुछ आएगा क्या, इसमें अंडा क्या डंडा भी है, भाग जाइए, हमको नहीं चाहिए आपका ये 1000 रुपया। तो सबसे पहला अपोज तो हमने वहां ये किया और फाइनली उसके बाद में 3 महीने, अब 27 अप्रैल से लेकर 22 जून तक एक कैंपेन चलाया हमने। दोपहर की धूप में, कितनी गर्मी होती है सोचिए, इसीलिए कोई संस्था उसमें शामिल नहीं हुई, क्योंकि दोपहर की धूप में घूमना था बस्ती बस्ती जाके। तो हमने एक स्टिकर बनाया, हमको पैसा नहीं राशन चाहिए, छोटा सा। तो हमने लोगों से कहा कि अगर ये लगता है कि आपकी बात को कोई भी करता है, तो आप इस स्टिकर को हम आपके डोर पे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, आप इसे खरीदेंगे हमसे 1 रुपया देके। आप यकीन मानेंगे, हमने सारे स्टिकर लोगों को दिए, 1-1 रुपये में सब लोगों ने खरीद के अपने हाथ से लगाया। कम से कम 1-1.5 लाख लोगों से हम मिले और 1-1.5 लाख लोगों से मिलने के बाद हमने पैम्फलेट्स बांटा, मीटिंग्स करी और ये स्टिकर्स लगाए और सिग्नेचर कैंपेन चलाया। और इन सारी चीजों करने के बाद हमने सारा दिल्ली के जितने एमएलए और डिपार्टमेंट सबको भेजा। करने के बाद फाइनली ये जो व्यवस्था थी, ये जो करने जा रहे थे, हमने इसको होल्ड कराया। और ये जब होल्ड हो गया ना, तो हमने एक आरटीआई और फाइल करी कि ये होल्ड कैसे हुआ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फाइल के अंदर सिर्फ हमारे कागज थे, उसके अलावा कोई भी कागज नहीं था, उसके आधार पर होल्ड हुआ था। तो ऐसी मतलब ये एक बड़ी छोटी चीज नहीं बता रही कि बड़ी चीज है ये। और अगर यही काम कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की होती, उनके होर्डिंग कहीं लगे रहे होते। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, जगह छोटा सा काम करते हैं, तो ठीक है कर दिया। काम कोई छोटा नहीं होता है पुष्पा जी। देखिए, अगर एक चीता भी हाथी के आंख में घुस जाए तो वो उनको भी पछाड़ के रख सकता है, उनको भी परेशान कर सकता है। इसलिए काम कोई छोटा नहीं है। काम तो हमारा काम धूल के बराबर ये कि अगर हम उठ करके घुस जाए आंख में, तो हम फोड़ने का भी दम रखते हैं। इसलिए ये बात, ये आपने जो कर दिखाया, ये काम छोटा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत यूनिक काम है। हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आज आप पुष्पा जी को सुन रहे हैं,
और पुष्पा जी का संघर्ष 2002 से लगातार जारी है और जारी रहेगा अंतिम सांस तक। जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ पुष्पा जी और जिस हिम्मत के साथ इन्होंने कम्युनिटी के साथ काम करती है और जिस विश्वास के साथ काम करती है, इससे जाहिर होता है कि वह दिन दूर नहीं जब आज एक पुष्पा गली में घूमती है, रोड और कम्युनिटी में घूमती है। आने वाले दिनों में 1000 पुष्पा होगी हर कम्युनिटी में और सवाल उसी प्रशासन से पूछेगी कि बता कब समाधान होगा। ये दिन दूर नहीं है, देखना बस पलक भर की बात है। ये जितना आपने रास्ते बनाए हैं, ये रास्ते आपने सुगम रास्ते नहीं बनाए, आपने अपने आप पर कष्ट झेल करके जो रास्ते बनाए, ये अपने लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए सुगम किया है जो हमारे कम्युनिटी के हैं, जो हमारे लोग हैं। आपकी ये तमाम ताकत जो है बहुत जल्द दिख रही है, लोग महसूस करें। हम अपने तमाम दर्शकों से भी अपील करता हूं कि ऐसे साथी आप सक्षम लाइव प्रोग्राम पर जब इस तरह के साथी का जोश भरा और जज्बा देखते हैं और उनके कामों का जब आप मूल्यांकन करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ सिर्फ संसाधनों की बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। पुष्पा जी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मजबूत ऐसी बेस नहीं है जिस आधार पर वो शासन प्रशासन को टक्कर दे सके, लेकिन ये इनकी पर्सनल जज्बा है, इनकी पर्सनल ताकत है, जिस दम पर ये कम्युनिटी में जहां खड़ी होती है वहीं से लाइन शुरू होती है। ये पुष्पा जी की ताकत है। और आपके आसपास भी मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, आपके आसपास भी ऐसे जज्बा, ऐसे संघर्षशील, ऐसे साहसी साथी कोई हैं और तो उनकी इस स्टोरी को हम अपने सक्षम लाइव प्रोग्राम पर जरूर शेयर करेंगे। आप भी ध्यान रखिए कि आसपास और भी कोई साथी हैं और संघर्ष कर रहे हो तो उनका स्वागत है हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम पर। आप हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम पर जुड़ने के लिए ध्यान रखें और नोट करें, मेरा फोन नंबर है 9311124880। साथ ही साथ मेरा ईमेल आईडी है सक्षम SAKSHAM सक्षम.del del1@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर लाइक करने के लिए सक्षम दिल्ली करके सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब पर चैनल पर देखने के लिए आप सक्षम लाइव सर्च करें। लेकिन ध्यान रहे साथी, सक्षम लाइव को देखते हुए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम सुन रहे थे पुष्पा जी के इन संघर्षों के बारे में। पुष्पा जी, आज आपने अपने कामों के बारे में जो आपने हमारी जनता के बीच और हमसे जो शेयर किया, ये बहुत ही सराहनीय और पावरफुल काम है। आप जैसी शक्तिशाली जो रूप है, ये जो आपका जज्बा है, हम फिर से आपके सक्षम लाइव प्रोग्राम की तरफ से सैल्यूट करते हैं कि आपने ऐसे विहंगम, ऐसे कठिन से कठिन कार्यों को आपने सुगम बना रहे हैं। और वो आवाज केवल पुष्पा की आवाज नहीं है, बल्कि वो पूरी दिल्ली और दिल्ली ने आपने जिस तरह से गांव की आवाज को जोड़ा, गांव के बारे में बताया, वाकई किस तरह से गांवों को छलते हैं ये गांव के प्रधान, ये सरपंच या ये प्रशासन। इन तमाम चीजों को आज वाकई जिस आपने तरीके से लोगों को बताया, लोगों को कहने का, मुझे लगता है कि ये संदेश हमारे लाइव के जो भी दर्शक हैं, जहां भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तमाम इन आज के कार्यक्रमों से आप सबक लेकर के, और आपको किसी भी परेशानी का सामना होता है और आप अगर चाहते हैं कि आरटीआई में आप अपना बेस मजबूत करें, आरटीआई का क्या प्रारूप होगा या अन्य चीजों पर, तो आप संपर्क सक्षम लाइव से करें। आप पुष्पा जी से हम फिर आपसे मुलाकात करवाएंगे और साथ ही साथ जो भी ताकत आपको चाहिए वो पुष्पा जी आपको अपने सूझबूझ के साथ देंगे। आप ये ध्यान रहे कि हमारे प्रोग्राम को आप जिस तरह से देख रहे हैं और हमें अपना आप महत्वपूर्ण सुझाव और परामर्श दे रहे हैं, हम आपके अनुकूल, आपके समस्याओं के अनुकूल हम आपके बीच ऐसे ही साथी को उपस्थित करते हैं। जैसा कि मेरी दास्तां मेरी कहानी में हम हर सप्ताह एक संघर्षशील साथी को आपके बीच लाते हैं। तो आज आपने पुष्पा जी को सुना,
और इसी के साथ हमारा समय अब पूरा होने जा रहा है। तो पुष्पा जी, आप हमारे चैनल पर आज आए और अपनी बात रखा बेरुखी से, और इसी के साथ हम पुष्पा जी के अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने हमारी जनता को इतने अच्छे जानकारियों से लाभान्वित किया। और साथ ही साथ सक्षम लाइव प्रोग्राम के आप सभी दर्शकों को मेरा भागीरथ सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, ध्यान रखें। आपकी पैनी नजर ही समस्याओं का समाधान खोज सकता है। अगर आप जगे हैं तो समस्या आपसे दूर जरूर जाएगा। जिस दिन आप खामोश और सो जाएंगे, समस्या आपको चारों ओर से घेर लेगा। यही जगाने और सजाने का काम हमारी पुष्पा जी करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो लेते हैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।